आज की क्लास में हम पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी प्रणाली यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले बात करते हैं हम पारिस्थितिकी के बारे में। तो पारिस्थितिकी विज्ञान का जो विकास हुआ वो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के साथ हुआ। और जो इकोलॉजी वर्ड है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो इकोलॉजी वर्ड ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइकोस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है घर या आवास का अध्ययन करना। यानी आइकोस का अर्थ होता है घर या आवास और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। तो पारिस्थितिकी में हम क्या करते हैं, किसी भी जीवधारी का उसके पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी जीवधारी है, मनुष्य है, जानवर है, पशु पक्षी है, तो वो किस पर्यावरण में रह रहा है और जिस पर्यावरण में वो रह रहा है उसका और उस जीव के बीच में क्या संबंध है, उनका अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान से समझें कि जहां पर वो रह रहा है, जिस स्थान पर, जिस पर्यावरण में वो पशु पक्षी या वो जीव रह रहा है, उस इन्वायरमेंट का और उस जीव के बीच में क्या संबंध है, उन दोनों का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। जैसे C.J. ग्रेव्स ने बताया कि पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। सेम चीज यहां पर बता रहे हैं, किसका अध्ययन है, प्राणियों और प्रकृति। प्राणी में सभी चीज आ जाएंगे, मानव से लेकर जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। आगे इसमें बताया गया है जो प्राणियों की पर्याप्तता तथा वितरण विस्तार का निर्धारण करती है। ये चीज क्या करता है, इसके साथ साथ प्राणियों की पर्याप्तता मतलब कौन सा प्राणी कहाँ पर ज्यादा पर्याप्त है और उसका वितरण कहाँ तक है, उसका फैलाव कहाँ तक है, उसका विस्तार कहाँ तक है, इन सब का निर्धारण भी पारिस्थितिकी के द्वारा होता है। समझ में आ गया। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और यह इस बात को भी निर्धारित करती है कि प्राणी की पर्याप्तता कितनी होगी, उसका विस्तार कितना होगा, उसका वितरण कितना होगा, ये सभी पारिस्थितिकी के द्वारा निर्धारित होता है। अगली डेफिनेशन को देखें, G.L. क्लार्क के द्वारा दिया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि पारिस्थितिकी में पौधों तथा जानवरों का उनके वातावरण के साथ आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी बताया गया, बस वहां पर प्राणी था, यहाँ पर इन्होंने जानवर लिख दिया है, और वहां पर प्रकृति था, यहाँ पर इन्होंने पौधा लिख दिया। तो पौधों तथा जानवरों का आपको क्या करना है, आप सारी चीजें सेम कर सकते हैं एग्जाम में, बस यहाँ पर इनका नाम लिख के और यहाँ पे पौधे और जानवर कर देंगे। बाकी देखे तो सेम चीज बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है, आंतरिक संबंध है, उसी का अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं, जिसमें जीव, पौधे तथा जानवर के प्रभाव तथा भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इन सभी का प्रभाव भौतिक विशेषताओं यानी जो पर्यावरण है, जंगल हुआ, नदियां हुई, पहाड़ हुए, इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इनकी विशेषताओं का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो L.R. टेलर ने इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई है। इसमें देखिए, पहली विशेषता है कि पारिस्थितिकी प्राणियों तथा उसके वातावरण के संबंधों में विश्लेषण का अध्ययन करता है। मतलब प्राणी और उसके वातावरण प्राणी जिस वातावरण में रह रहा है उनके बीच में क्या संबंध है, उस संबंध का यह विश्लेषण करता है और उस विश्लेषण का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं।
नेक्स्ट विशेषता देखें तो पारिस्थितिकी पर्यावरण का भी वैज्ञानिक अध्ययन है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, पर्यावरण का भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। अगली विशेषता है कि पारिस्थितिकी अध्ययन के एक अन्य आयाम में जीव प्राणियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के एक और जो डायमेंशन है या एक्सेस कह सकते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें जीव और प्राणियों के कल्याण हेतु नियंत्रण और संचालन का, मतलब किन चीजों पे नियंत्रण करना है, किन चीजों का कैसे संचालन करना है, इन सब का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। लास्ट इसकी जो विशेषता है वो यह है कि इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र भी है, जिसके द्वारा सामाजिक विकास एवं क्रांति का संपूर्ण ज्ञान होता है। सामाजिक रूप से जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो क्रांतियां हो रही है, चाहे वो हरित क्रांति हो, नील क्रांति हो, कुछ भी हो, इन सब का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है तथा मानव जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। मतलब मानव जनसंख्या में वृद्धि होती है और वृद्धि होगी तो मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी ये क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। तो अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि नहीं दोनों सेम ही तो हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं पर आधारित होता है। वहां जैविक घटक और अजैविक घटक की बात नहीं की गई थी, वहां पर मेन फोकस मनुष्यों पर था। यहाँ पर देखें तो मनुष्य के साथ साथ सारी चीजें आ रही हैं। जैविक घटक में वनस्पति, पशु, अजैविक घटक में वायु, जल, भूमि, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ रही हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पारस्परिक अंतःक्रिया होती है या पारस्परिक संक्रिया होती है, संक्रिया मतलब ऑपरेशन होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे का यूज करते हैं, तो उसके ऊपर इकोसिस्टम आधारित होता है। और इनकी संक्रियाएं ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक चक्र से संपादित होती हैं। ऊर्जा प्रवाह कैसे, मतलब ऊर्जा एक साइड से निकलकर दूसरी तरफ, फिर वहां से निकलकर इधर, फिर इधर से निकलकर इधर, तो एक चक्र के रूप में ऊर्जा प्रवाह पोषक चक्र के रूप में चलती रहती है। यह भी हम आगे देखेंगे। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि ऊर्जा प्रवाह कैसे, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक मशीन की भांति कार्य करता है, जिसे गति देने के लिए ऊर्जा तथा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही बात कर लें तो आप देखें हमें चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने से मिलती है। तो पारिस्थितिकी प्रणाली किसी विशिष्ट स्थान पर, कोई स्पेसिफिक प्लेस पर, और उस स्थान में रहने वाले जीवों का वहां के वातावरण से क्या संबंध है, इन चीजों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस को देखें तो एजी टेंसले और फोसबर्ग ने बताया कि पारिस्थितिकी प्रणाली एक क्रियाशील अंतःक्रिया है जो जीवधारियों तथा उनके प्रभावशाली पर्यावरण के मध्य भौतिक तथा जैविक वातावरण के साथ होती है। क्या कह रहे हैं ये कि पारिस्थितिकी प्रणाली एक क्रियाशील अंतःक्रिया, मतलब क्रियाशील भी है जिससे वहां पे लगातार कार्य हो रहे हैं, और अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते जा रहे हैं, जिसमें जीवधारी तथा उनके प्रभावशाली पर्यावरण, मतलब जीवधारी जो भी वहां पर जीव रह रहे हैं, और प्रभावशाली पर्यावरण यानी वहां का जो पर्यावरण है उनके मध्य भौतिक और जैविक वातावरण के बीच में क्या चीजें हो रही हैं, उन सभी का अध्ययन यहाँ पर इसके अंतर्गत किया जाता है। ये किसका मानना था, एजी टेंसले और फोसबर्ग का। आगे एएम स्टेहलर ने बताया कि संपूर्ण तत्वों का संचय जो एक जैविक समूह के साथ अंतःक्रिया करता है उसे पारिस्थितिकी प्रणाली कहते हैं। क्या कह रहे हैं, संपूर्ण तत्वों का मतलब प्रकृति में जो भी तत्व उपस्थित हैं, वायु, जल, भूमि, सारी चीजें, उनका संचय
संपूर्ण तत्वों का संचय जो एक जैविक समूह के साथ, जैविक समूह में कीड़े मकोड़े से लेकर जानवर, पशु पक्षी, इंसान तक, इनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसे इन्होंने पारिस्थितिकी प्रणाली कहा। उन्होंने कहा एक सिस्टम है और उस सिस्टम में ये सारी चीजें आती हैं। जैसे आप देखें एक कंपनी में एक छोटे कर्मचारी से लेकर एक बड़े कर्मचारी तक सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी मान लें एक सिस्टम है जिसमें जीव भी रह रहे हैं, पर्यावरण भी रह रहा है और वो सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसे ही यहाँ पर पारिस्थितिकी प्रणाली या पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा गया है। अब हम इसके घटक की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके मुख्य रूप से 4 घटक बताए गए हैं: अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। काफी लोग इसमें से पहले से ही इन चीजों को जानते होंगे, आप में से काफी लोग पढ़ चुके होंगे इन चीजों को। तो अजैविक पदार्थ की बात करें, बायोटिक सब्सटेंस की बात करें, तो इसमें अजैविक पदार्थों में पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, खनिज पदार्थ, अम्ल, क्षार, ये सभी अजैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं और ये किसी भी समय जीवधारी को प्राप्त हो सकते हैं। आप देखें ये सारी चीजें हमें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं तथा कभी इनकी कमी भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कमी भी हो जाती है। जैसे आप देखें तो अभी रिसेंटली दिल्ली में क्या हुआ था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था, तो ये चीजें भी हुआ करती हैं। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में अजैविक पदार्थ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अजैविक पदार्थ से ही जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो उन्हीं से एनर्जी प्राप्त करते हैं, उन्हीं से पोषक तत्व प्राप्त करके फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा स्थिरता और स्थायित्व निर्भर करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इन्हीं को माना जाता है। आगे देखें तो उसके बाद आता है उत्पादक। अब उत्पादक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उत्पादक में वनस्पतियां आती हैं, वनस्पतियां तथा कुछ जीवाणु आते हैं इसमें, जो कि क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं और ये सभी अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पत्तियां या कुछ जीवाणु, ये सब सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सब ये बचपन में पढ़ चुके होंगे कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है, कैसे पौधे प्रकाश लेकर फिर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो दूसरे नंबर पर आपका आ गए उत्पादक जीवधारी, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। अब उत्पादक के बाद उपभोक्ता आएंगे। उपभोक्ता तो जितने भी सजीव जीवधारी हैं, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, वो सभी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। जो उत्पादक हैं उन्हीं के ऊपर ये निर्भर होते हैं। और उपभोक्ता को 3 कैटेगरी में हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये उपभोक्ता जो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले शाकाहारी की बात करते हैं, हर्बीवर्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो शाकाहारी होते हैं और वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, वह अपने भोजन के लिए पेड़ पत्तियों पर, फूल पर, इन सब पर निर्भर होते हैं। इनमें कौन सी चीज आती हैं, इनमें देखें तो कुछ वनस्पति तथा छोटे पादप, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो वनस्पतियों तथा छोटे पौधों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया,
छोटी मछलियां हो गई, छोटी मछलियां देखिए, बड़ी मछलियां तो मछलियों को भी खा जाती हैं, लेकिन जो छोटी मछलियां होती हैं वो क्या खाती हैं, वो पत्थर पर जो काई जमी होती है उनको खाती हैं या पत्तियों को खाती हैं। इसके साथ साथ गाय भैंस ये सब इसी श्रेणी में आते हैं, शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है, उपभोक्ताओं की दूसरी कैटेगरी है मांसाहारी या कार्निवोर्स। अब ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ये मांस खाते हैं। तो इनके लिए अगर हम उत्पादक की बात करें तो इनके लिए उत्पादक कौन है, इनके लिए जो शाकाहारी जीव है या जो जीव हैं, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, जो जीव हैं वो इन जीवों के लिए किसका काम करते हैं, उत्पादक का काम करते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी शाकाहारी जीवों को अपना आहार बनाते हैं। जैसे शेर हिरण को खा लेता है, चीता ये सब क्या करते हैं, गाय, हिरण, भेड़, इन सबको शिकार करते हैं और खा लेते हैं। इसके बाद आते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी उपभोक्ता या ओमनिवर्स। अब इसमें खासकर मनुष्य आता है। मनुष्य को देखें तो मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी, मतलब इसमें ऐसे प्राणी आते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजों को खाते हैं। जैसे मनुष्य देखिए, मनुष्य साग सब्जी भी खाता है और इसके साथ साथ मांस को भी खाता है, बकरे को खाता है या मछली खा रहा है, मतलब ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। पर देखें यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या आएंगे, अजैविक घटक, तो उनसे फिर ऊर्जा लेकर उनकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उनकी सहायता से सूर्य से प्रकाश लेकर, जिन्हें फिर यहाँ पर हिरण खाता हुआ दिख रहा है और इनको मनुष्य भी खाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, इसको भी खा रहा है, हिरण को भी खा रहा है, तो ये हो गया सर्वाहारी। और इसको फिर शेर भी खा रहा है, तो शेर सिर्फ मांस को ही खाता है, तो ये हो गया मांसाहारी। अब चौथे नंबर पर जो चीजें आती हैं, हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर लिया अजैविक घटक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, उत्पादक के बारे में, और फोर्थ नंबर पर आएंगे आपके विघटक, विघटक जीवधारी या डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो जब ये मर जाते हैं, आप देखें जब कोई भी जीव मर जाता है तो कुछ दिन बाद वहां पे उसके आसपास में बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये सब घूमने लगते हैं और उसको, उसकी बॉडी को खा खा कर चाल डालते हैं, एकदम से वो किस तरह कर देते हैं, एकदम मिट्टी बना देते हैं उसको। तो वो जितने भी जीव होते हैं वो सब विघटक जीवधारी के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रायः जीवाणु तथा कवक आदि आते हैं, जो कि जो सड़ा गला मटेरियल होता है उसको ये क्या करते हैं, उसका विघटन करके उसको अजैविक वातावरण में घोल देते हैं। मतलब यहां से मान लें कि ये शेर है, ये शेर मर रहा है या मनुष्य मर रहा है, अब उसको क्या करते हैं, मनुष्य को तो दफना दिया था, शेर तो वैसे पड़ा रहता है, तो इनको वो सब जो जीवाणु हैं या कवक हैं वो उनको खाकर चाल कर क्या करते हैं, अजैविक तत्वों के रूप में फिर से विघटित कर देते हैं, जो कि फिर यहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया इतनी चीजें। और किसी भी संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में इन चारों घटकों का होना अति आवश्यक है, तभी बैलेंस बना रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।